नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी शिक्षण की बात कर रहे थे। इससे पहले मेरी 4 प्रस्तुतियां आ चुकी हैं जिनमें मैंने वर्ण विचार के ऊपर विस्तार के साथ चर्चा की थी, जिसमें मैंने स्वर किस तरह से उनके भेद और स्वरों की संरचना, उसके बाद व्यंजन का पूरे विस्तार के साथ उन पिछली प्रस्तुतियों में मैंने चर्चा की थी। हिंदी शिक्षण के संदर्भ में यदि हम देखें तो वर्णों के बाद शब्दों का स्थान आता है। तो आज जो मेरी प्रस्तुति है उसको हम उस पर शब्दों पर चर्चा करेंगे कि हिंदी में किस तरह से शब्द बनते हैं या उनको हम किस तरह से देखते हैं। इसके साथ साथ शब्दों को लिखने में हमें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की त्रुटियां हम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिंदी हमारे भारत के एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती है। क्योंकि विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, हमारी मातृभाषाएं हैं, और जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी मातृभाषाओं का प्रभाव हमारी इस हिंदी के ऊपर पड़ता है। इस कारण से हमारे उच्चारण में कहीं ना कहीं दोष आ जाता है, और उसके साथ साथ जब हम लिखते हैं तो उसमें भी कई तरह की हमें शंकाएं होती हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जब हम शब्द विचार की बात करते हैं, शब्द की बात करते हैं, तो सबसे पहले शब्द होता क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हम शब्दों के विषय में कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, अर्थात जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है। और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, और उसको हम अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। जब हम शब्द विचार पर, शब्दों पर चर्चा करते हैं तो अधिकतर हम आरंभ करते हैं कि शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, या हिंदी में शब्द कितने प्रकार के हैं। तो हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, इस आधार पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और उसके साथ साथ बनावट के आधार पर। इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, पद भेद। जब हम शब्दों की चर्चा करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द देखते हैं कि जो हिंदी में शब्द आए हैं वो कहां से आए हैं। जैसे तत्सम है जो संस्कृत से वैसे के वैसे आए, तद्भव, देशी, विदेशी इत्यादि, इन पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद प्रयोग के आधार पर करते हैं, जैसे सामान्य शब्द हैं या एकार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, इस तरह से कई तरह के शब्द हैं, उनके भेद हम करते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द हैं, निरर्थक शब्द हैं, या एकार्थी हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, इस तरह से कई शब्द हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। और बनावट के आधार पर जब हम रूढ़ यौगिक शब्द हैं, योग रूढ़ हैं, और उसके बाद हम पदभेद की जब चर्चा करते हैं तो इसमें हम करते हैं कि जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद का रूप ले लेता है। और जब पद की बात करते हैं फिर वो शब्द संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, वो अलग अलग प्रकार करता है। तो उसके आधार पर भी हम चर्चा करते हैं। ये सारी की सारी चर्चाएं शब्द विचार के अंतर्गत मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले जब वर्णों को मिलाकर हमें शब्द बनाना हो तो हमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन पर पहुंचने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी चर्चा करूं जहां शब्द निर्माण में हमें परेशानी आती है। तो वो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या हम त्रुटियां कर सकते हैं। वो त्रुटियां इस प्रकार से हैं। जो हम सबसे पहली त्रुटि करते हैं, जब हमें व्यंजनों के संयुक्त रूप से लिखना हो तो हमें ज्ञान नहीं होता कि किस व्यंजन को जब संयुक्त रूप से लिखना है तो हम उसे कैसे लिखें। तो पहली जो हमारी त्रुटि आती है, व्यंजनों संयुक्त रूप के लेखन में। दूसरी जो हम एक तरह से वो करते हैं
वह है कि वर्ग के पंचम अक्षर के लेखन में। वर्ग का पंचम अक्षर क्या, जैसे कवर्ग है क ख ग घ ङ, हमें किस तरह से लिखना चाहिए, बिंदी के रूप में कहां पर आएगा, या और किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसके लिखने में भी हमें कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तीसरी जो हमें परेशानी आती है वो है हम अनुस्वार और अनुनासिका में अंतर। हम जो बिंदु कहाँ लगेगा और चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा, इन दोनों में अंतर क्या है, हम इस पर जो थोड़ी सी कभी कभी हमें परेशानी आती है। इसके बाद जो अगली परेशानी आती है हमें है हिंदी तर ध्वनियों में। यानी जो हिंदी की ध्वनियां नहीं हैं और हमें विदेशी ध्वनियां जो हमने एक तरह से स्वीकार कर ली हैं, उनको हम किस तरह से लिखें, इस पर हमें थोड़ी परेशानी आती है। और एक और जो परेशानी आती है वो है ऐ और औ के उच्चारण में। देखें, ए और ओ का जैसे जैसे हम ये लिखते हैं कैसा, और इसको क्या पढ़ते हैं हम कैसा, भैया, भैया नहीं पढ़ते हम, इसको भैया पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, किस तरह से इसको हमें परेशानी आती है। इस तरह जो आगे है ओ है कौन, कौवा, तो हमारी ध्वनि कहीं ना कहीं बोलने में अंतर आ जाता है। उसका कारण क्या है, ये जो 5 तरह की परेशानियां हैं हमें हिंदी के लेखन में कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो इन पर जब हम वर्णों से शब्द बनाते हैं, शब्द लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये परेशानियां हमें आती हैं। कहीं ना कहीं हम इनमें त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं। आज जो है पहले मैं इनकी चर्चा करूंगा, उसके बाद शब्दों के जो भेद होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, या पदभेद इत्यादि, इनकी चर्चा जो है मैं बाद में अगली प्रस्तुतियों में करूंगा। तो आज का जो मेरा विषय रहेगा वो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारी जो एक समस्या है वो है कि जब भी हमें व्यंजनों को संयुक्त रूप में लिखना हो, जैसे जब एक जो हमारा वर्ण बीच में कोई स्वर रहित आ जाए, जैसे हम लिखते हैं कच्चा, ये हमने लिखा, ये बीच में जो हमारे ये च आया आधा, तो हमारे पास ये संयुक्त रूप में आधा लिखने के कई तरह से, जहां तो हम इस तरह से लिखते हैं, कईयों के नीचे हम किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से हलंत डालते हैं, तो उस तरह से भी लिखते हैं। तो कईयों के आगे छुंटिका इत्यादि, जहां उसके आगे का ये हिस्सा हटाकर हम लिखते हैं। तो हम इन सभी पर आज चर्चा करेंगे कि किस किस वर्ण को संयुक्त रूप में लिखने का क्या विधान है। वास्तव में जैसा बार बार मैं कहता रहता हूं कि हिंदी जो है एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, अपनी अपनी तरह की पद्धतियां प्रचलित हो जाती हैं, लेकिन हिंदी में एक मानक रूपरेखा तैयार की गई कि किस तरह से हम शब्दों को, जब वर्णों को शब्दों में प्रयोग करना हो तो उनको हम किस तरह से लिखें। तो सबसे पहले व्यंजनों को संयुक्त रूप से लिखने के लिए सबसे पहला जो हमारा नियम है वह है खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजन। जितने भी खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं उनकी खड़ी पाई को हटाकर हम लिखते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को लिखना हो जब संयुक्त रूप में, तो हम इनकी पाई को हटाते हैं। नहीं तो कहते थे कि हलंत डाल दो, जैसे कच्चा अगर लिखना है तो आप इस तरह से लिख दो जी, ये हलंत डालकर, ये प्रयोग जो है ये गलत है, इस तरह से हम नहीं लिख सकते। तो एक जो नियम बनाया गया, गलत भी नहीं कह सकते कि मानक नहीं है। तो खड़ी पाई वाले जितने भी व्यंजन है, खड़ी पाई क्या होती है, जैसे मैं
लिखना शुरू करूं, देखें क, ये खड़ी पाई नहीं है, ख है, ये जो आगे पाई सी लगी हुई है। इस तरह जो पाई वाले व्यंजन हैं, हम ढूंढेंगे कि हमारे वर्णों में कौन कौन से जो व्यंजन है वो खड़ी पाई वाले हैं। जैसे कवर्ग है हमारा, कवर्ग में हमारे पास खड़ी पाई वाले व्यंजन क, सबसे पहले ख है, फिर ग है और फिर घ है। उसके बाद चवर्ग में च है, छ नहीं, ज है और झ है। टवर्ग में पंचम वर्ण, इसमें हम पंचम वर्ण का अभी नहीं देख रहे हैं। टवर्ग में कोई नहीं है। इधर ञ है, जैसे पंचम वर्ण को भी साथ में ले लेते हैं। टवर्ग का ण है, क च ट टवर्ग। टवर्ग में त थ द नहीं है, ध न। और पवर्ग में प फ नहीं है, ब भ और म। कोमल अंतर रख लें। ये सारे के सारे वर्ण जो है, जब इनको आधा ऐसे जब हमें वर्ण माला लिखनी हो तब तो हम इनको हलंत के साथ लिखेंगे, लेकिन जब हमें इनको संयुक्त रूप में लिखना हो, इनका आधा लिखना हो, तो उस समय हम इसकी पाई हटाते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजनों में य है, र नहीं, ल है, व है, यर ल व, र नहीं है। उसके बाद ऊष्म जो है, श है, श है, स है और ह। ये हमारे खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। इनको जब हमने संयुक्त रूप से लिखना हो तो इनकी खड़ी पाई, जैसे हम इसमें से देखते हैं, कुछ विख्यात लिखना है हमें, इस तरह से ये लिखा जाएगा विख्यात। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि हलंत डाल दो, ये जो प्रयोग है ये गलत है। इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते। तो इसी तरह से निमग्न लिखना है हमें। ये जो इसकी पाई को हटा दिया हमने, तो ये जो था पाई को हटा करके स्वर रहित व्यंजन बन जाता है। तो जितने भी व्यंजन खड़ी पाई वाले, और भी कई उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे मैंने सच्चा, खड़ी पाई को हटाकर, जैसे हम पक्का लिखते थे, पक्का में वो नहीं आएगा। उसके बाद जैसे ज है, सज्जा, इस तरह से। इसी तरह से आप कई उदाहरण इसमें से देख सकते हैं। तो जितने भी खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, जब इनको हमने संयुक्त रूप में किसी कहीं पर लिखना हो या इसकी स्वर रहित लिखना हो, जिसको हम आधा कहते हैं, वैसे लिखना हो, तो हमें कहीं ना कहीं इसकी खड़ी पाई को हटाकर लिखना होता है। तो ये एक तरह से एक नियम है, इसको ध्यान में रखें। इसके नीचे हलंत नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास दो व्यंजन ऐसे हैं, क और फ। इन दो व्यंजनों को जब संयुक्त रूप से लिखना हो तो ये आगे का भाग जो इसका है, ये वाला, हम इसको निकाल कर लिखते हैं। जैसे पक्का, इस तरह से। अगर हम पहले किस तरह से लिखते, जब हम भी पढ़ते थे, तो हम भी कई बार इसको इस तरह से लिख देते थे, प का, ये डबल करके लिखते थे इसको, पक्का। या हम कहते थे हलंत लगा दो। ये दोनों प्रयोग जो हैं ये गलत है, ये मानक नहीं है। इसलिए इनकी जो है आगे का ये जो भाग है, इसको हटाकर लिखा जाता है। इसी तरह जो फ है, रफ्तार, इसी तरह से इसकी भी जो खड़ी पाई है, इसको हटाकर लिखा जाता है। खड़ी पाई नहीं, इसका जो आगे शुंडी का टाइप है, जो आगे का भाग है, उसको हटाकर लिखा जाता है। तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, या ये दोनों गलत हैं। तो जो मानक रूप इसका है वो ये है कि इन दोनों के अगले भाग को हटाकर इसको लिखना चाहिए। उसके बाद
हमारे पास टवर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, द और ह। ये जो वर्ड हमारे हैं इनके नीचे हलंत लगता है। इनको जब लिखना हो तो आधा लिखना हो, स्वर रहित लिखना हो, तो इनके नीचे हम हलंत डालकर लिखते हैं। जैसे पट्टा, इसको इस तरह से जो पहले लिखते थे हम ऐसे, ये गलत प्रयोग है। या और भी कई तरह के उदाहरण, जैसे चिन्ह हम लिखते हैं, ह की ची, ह न, क्या पहले हम इस तरह से भी इसको लिख देते थे, ऐसे नीचे न डालकर चिन्ह। तो ये जो था ये अमानक रूप माना जाता है, लेकिन ये जो है इस तरह से हम इसको, चिन्ह को हम इस तरह से लिखेंगे। आजकल द, जैसे हम द्वारा लिखते थे इस तरह से, इसको अमानक मान दिए कि इसको हमें ऐसे द्वारा, उद्धार, इस तरह से। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये जो 5 हमारे वर्ण हैं, ये जो 4 और 2 6 जो वर्ण हमारे हैं, इन 6 वर्णों के नीचे हलंत लगता है। जो पुराना तरीका था इसको लिखने का, जैसे द्वारा या उद्धार हम ऐसे लिखते थे नीचे डालकर, ये जो तरीका है ये गलत है। हम इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है मानक रूप में लाने के लिए इनमें बदलाव हुआ है, इनके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जिनके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता था कि क्या कौन कौन से, जिनकी खड़ी पाई हटाकर कौन से वर्ण हैं जिनके नीचे हम हलंत लगाते हैं, और कौन से 2 वर्ण ऐसे हैं जिनके आगे से हम वो उसका आगे का भाग क और फ है, उसके आगे का भाग जो है वो हम हटा देते हैं। तो संयुक्त रूप से व्यंजनों को लिखने का ये विधान है। इसके साथ साथ चूंकि ये चर्चा लंबी होती चली जाती है, और अगर लंबी चर्चा हो तो कुछ चीजें दिमाग में नहीं बैठती हैं। इसी तरह हमारे पंचम वर्ण के लेखन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, और उसको किस तरह से, कहाँ बिंदी लगेगी, कहाँ पर वो आधा अपने रूप में आएगा, ये सारी की सारी चीजों की चर्चा मैं अपनी अगली प्रस्तुति में करूंगा। तो आज के लिए इतना ही था कि संयुक्त जो व्यंजन है उनको किस तरह से लिखा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया।